हम लोग सोए हुए थे, इतना ज़ोरदार धमाका हुआ, वो धमाके से हम लोग उठे। वो जब उठे तो होटल के बाहर जैसे आए हम लोग लॉबी में, तो सायरन बज रहा था होटल का, और वहाँ के जो लोग थे होटल के, वो हमें बंकर में जाने के लिए बोल रहे थे। 12 बजे निकलने वाले थे, सुबह 6:30 बजे धमाके से उठे, और ऐसा ज़ोरदार चिल्ला चोट, बच्चों का, लड़कियों का, औरतों का, सब वहाँ जो होटल में रुके थे सब लोग। हम लोग 10 आदमी की टीम थी, तो पूरे 10 आदमी की जिम्मेदारी सोच के मैं इतना घबरा गया था कि अभी ये कैसा माहौल हो गया है। मतलब मिसाइलें पे मिसाइलें चल रही हैं वहाँ पे। होटल की लॉबी में से हम लोग देख रहे हैं, बंकर में हम लोग जब थे तो जैसा थोड़ा आवाज़ कम होता तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वो बाहर आते थे, लॉबी में आके देखते थे तो ऊपर आसमान में ऐसी मिसाइलें चल रही जैसे यहाँ पे दिवाली पे रॉकेट चलते हैं। मतलब बड़ा दर्दनीय वो मंजर था। इजराइल में चल रहे युद्ध के दौरान लगातार कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आक्रामक तस्वीरें देखने को मिली हैं। लोगों को न सिर्फ उन पर हमला किया जा रहा है, बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां फंसे हैं। भारतीयों की संख्या भी वहां फंसे रहने की या छात्रों की काफी बड़े पैमाने पर है। इसी बीच में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विश्वा, बताएंगे पूरी जानकारी कि क्या कुछ उनके साथ हुआ। आपको इनका मैं ब्यौरा बता दूं तो ये कई सारे रियलिटी शोज में, खास करके म्यूजिकल शोज में आपको नजर आए हैं, हमेशा ढोलक वादक के तौर पर। सीधे गिरीश जी आपसे जानेंगे कि आप पहली चीज तो ये बताएं कि तस्वीरें आपने क्या देखी जिस दौरान आप फंसे थे वहां पर। मतलब ये सुबह 6:30 बजे का बात है। हम लोग सोए हुए थे, इतना जोरदार धमाका हुआ, वो धमाके से हम लोग उठे। वो जब उठे तो होटल के बाहर जैसे आए हम लोग लॉबी में, तो सायरन बज रहा था होटल का, और वहाँ के जो लोग थे होटल के, वो हमें बंकर में जाने के लिए बोल रहे थे। काफ़ी अफरा तफरी थी। हम लोग, मैं अपना ग्रुप विश्वा रॉकर्स को लेके गया था इजराइल शो के लिए। 2 अक्टूबर को हमारा शो था। उसके बाद 4 अक्टूबर को हमारा शो था। 2 तारीख को निकले थे यहाँ से। 4 तारीख को शो करने के बाद हम लोग 5 और 6 वहाँ घूमने के लिए रुके थे। तो हम लोगों ने काफ़ी जगह घूमा, जेरूसलम वगैरह सब जगह जाके आए। और 7 तारीख को हम लोग 12 बजे निकलने वाले थे, दोपहर को 12 बजे निकलने वाले थे। सुबह 6:30 बजे धमाके से उठे, और ऐसा ज़ोरदार चिल्ला चोट, बच्चों का, लड़कियों का, औरतों का, सब वहाँ जो होटल में रुके थे सब लोग। मेरे साथ भी फीमेल सिंगर शीर्षा भागवतुल्ला थी, शरद शर्मा, सारेगामा फेम वो सिंगर थे, चेतन राणा थे। वो मेरा म्यूजिकल पूरा ग्रुप था। हम लोग 10 आदमी की टीम थी। तो पूरे 10 आदमी की जिम्मेदारी सोच के मैं इतना घबरा गया था कि अभी ये कैसा माहौल हो गया है। मतलब मिसाइलें पे मिसाइलें चल रही हैं वहाँ पे। होटल की लॉबी में से हम लोग देख रहे हैं, बंकर में हम लोग जब थे तो जैसा थोड़ा आवाज़ कम होता तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वो बाहर आते थे, लॉबी में आके देखते थे तो ऊपर आसमान में ऐसी मिसाइलें चल रही जैसे यहाँ पे दिवाली पे रॉकेट चलते हैं। मतलब बड़ा दर्दनीय वो मंजर था। इतना घबराया हुआ था मैं कि 10 आदमी को मैं लेके आया हूँ, कैसे मैं लेके जाऊँगा। और 12 बजे तो निकलना, और 6:30 बजे से लेके मतलब ये धमाका चालू ही था, सब मिसाइल्स का सब चालू था। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि आप गाजा बॉर्डर से कितने दूरी पर थे, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा तहराम जो है वो मचा था। जी, हम लोग एश्केलॉन में थे, एश्केलॉन सिटी में, जहाँ ये सब प्रॉब्लम चल रहा है अभी भी। और अभी तो और हालात बिगड़ गए हैं बहुत। मतलब हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। तो एश्केलॉन में हम लोग रेगिना गोरेल होटल में थे। वो गाजा से एकदम नज़दीक, करीब समझ लो 7-8 किलोमीटर की दूरी पर। तो इतना साउंड, कुछ भी होता था इतना लाउड आता था। मतलब होटल के कांच हिल रहे थे, ऐसा आसपास में धमाके हो रहे थे। बड़ी मुश्किल में हम लोग वहाँ से निकल के आए। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे जो ऑर्गेनाइज़र जो हमको लेके गए थे, रेमान और एक सिगाल फीमेल है, सिगाल और इजराइल एक बंदे का नाम है। ये 3 ऑर्गेनाइज़र हमको यहाँ से लेके गए थे। बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने हमको वहाँ से निकाला। किसी भी तरीके से भारतीय दूतावास ने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, आप लोगों की जानकारी उनके साथ साझा की गई थी? नहीं, ये तो एकदम कम। जब सुबह 6:30 बजे चालू हुआ और 12 बजे तो हमको निकलना था, तो मतलब शॉर्ट पीरियड था, तो उनको भी इतनी जानकारी नहीं होगी कि हम लोग वहाँ पे हैं, इंडियन लोग। तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन में बताया कि भैया इंडियन ग्रुप हम लोग लेके आए हैं इंडिया से, गिरीश विश्वा का ग्रुप। तो उनको हमको पूरे ग्रुप को यहाँ से निकालना है। तो उन्होंने उनको आइडिया दिया कि कौन से सेफ रोड से आपको एयरपोर्ट तक जाना है। तो वो एयरपोर्ट से जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले, रास्ते में इतनी गाड़ियाँ जल रही हैं, मतलब इतने वो मिसाइल से इतने बड़े बड़े गड्ढे जो हुए हैं रास्ते में वो देखने को मिले। पुलिस की गश्त पे गश्त लगी हुई है। इतने सारे पुलिस वाले मैंने आज तक नहीं देखे, इतने सारे रोड पे थे। और उन लोगों ने काफ़ी जगह पे हमारी चेक इन भी हुआ। उनको बताया, फिर जो ड्राइव कर रहे थे हमारे ऑर्गेनाइज़र, कि
इंडियन ग्रुप है, हम लोग को इनको एयरपोर्ट छोड़ना है, इनको जाने का है, वापस शो के लिए आए थे। तो उन्होंने फिर एकदम इजीली हमको वहाँ से छोड़ा और मतलब बस भगवान का शुक्रगुजार है, हम लोग अच्छे से आ गए और हम लोग 9 तारीख को ही सुबह आए हैं। अच्छा, ये आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप लोग जब शुरुआती दौर पर गए तो आप सैलानियों की तरह, म्यूजिशियंस की तरह वहां बकायदा घूम फिर रहे थे, सारी चीजें नॉर्मल थी। सुबह 6:30 बजे से आपने महसूस किया कि वहां पे युद्ध जैसी कोई स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। रास्ते में आपने बताया कि सिक्योरिटी चेक हो रही थी, गाड़ियां चल रही थी, लोगों को कहीं आपने देखा अटके हुए, फंसते हुए या उनकी जान हानि की कोई तस्वीरें आपने देखी? नहीं, हम लोग जब निकले थे तो एकदम सुनसान रोड था, कुछ नहीं, मतलब हमारी गाड़ी चल रही थी बस। तो ये भी डर था कहीं ऐसा नहीं हो रास्ते में कुछ हमारी गाड़ी के साथ हादसा हो जाए। 3 गाड़ियां अलग अलग हम लोग की थी, तो रास्ते में पब्लिक को तो देखा नहीं, क्योंकि उस समय तो एकदम कर्फ्यू जैसे ही माहौल हो गया था। बस ऊपर आसमान भी सब दिख रहा था, आग ही आग, धुआं ही धुआं, और बस ये सब मंजर था वहाँ का। ओके, आपके होटल से आपने बताया कि जब आप लोग कमरों में थे, नीचे लॉबी में आए और उसके बाद आप लोगों को वहां पर शेल्टर हाउस जिसे कहा जाता है, शेल्टर हाउस, yes। वहां पर आपको रखा गया था। वहां की कैसी तस्वीरें होती हैं शेल्टर हाउस की, अगर आप समझा पाए? शेल्टर हाउस में काफ़ी इजरायली लोग भी थे हमारे साथ में जो प्रे कर रहे थे। काफ़ी मतलब बहुत लंबी उन लोगों ने प्रे करी, हम लोग भी अपने प्रे में लगे हुए थे। तो मतलब और औरतें लोग, बच्चे लोग ऐसा रो रही हैं बिलक बिलक के। मतलब वहाँ पे जो विजिटर्स, जो लोग होटल में लोग रुके थे, हम लोग सब जो बंकर में थे, तो फीमेल्स जो जितनी भी थी बड़ी घबराई हुई थी, रो रही थी। मतलब बड़ा वो दर्दनीय स्थिति देखा है हम लोगों ने। उम्मीद थी जब ये सब हो रहा था, आपके वापस लौटने का समय नजदीक है, कहीं ऐसा एक पल लगा आपको कि अब यहीं फंस जाएंगे या स्थिति और ज्यादा बुरी हो सकती है? क्या हुआ था, हम लोग म्यूजिशियंस में आपस में सब डिस्कस हो रहा था कि ये ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं हम लोग को, मतलब बेचारे वो हम लोग को बोले आप लोग रेडी रहो, कोई बात नहीं, हम कैसी भी स्थिति होगी हम लोग आपको छोड़ने आएंगे। तो आपस में कुछ हमारे 2-3 लोग बोल भी रहे थे कि दादा अगर अभी निकले और अगर अपने साथ रास्ते में कुछ हादसा हो गया उससे तो बेटर है यहीं पे रुक जाएं। लेकिन फिर आपस में हम लोग ने डिसाइड करके वहाँ से निकले कि निकलना ही अच्छा है, अगर और कुछ बढ़ गए हालत तो फिर तो निकलना ही नहीं हो गया। और भगवान का शुक्रगुजार है, सबको अच्छी अक्ल बुद्धि आई कि हम लोग उस समय निकल गए। और गाड़ी में सामान रखते रखते ऊपर ऐसी बमबारी चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि एक आध बम हमारे पे नहीं गिर जाए, मिसाल हमारे पे ना गिर जाए, ऐसे हालत देखे हम लोगों ने। आप लोगों का फ्लाइट पकड़ने का पूरा मंजर कैसा था? आपने बताया रास्ते सुनसान थे, काफी ज्यादा अफेक्टेड थे, लेकिन क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स हैं जो डायरेक्ट नहीं है, कैंसिल हो गई हैं या इन रूट अलग अलग जगहों से आ रही हैं, तो क्या फ्लाइट से डायरेक्ट इंडिया आने के लिए तकलीफ उठानी पड़ी? काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। जब हम लोग टेल अवीव एयरपोर्ट पे आए तो हमारा फ्लाइट 5 बजे शाम को था, जो 5 बजे नहीं निकल के रात को 12 बजे निकला। उसके पहले काफ़ी फ्लाइटें कैंसिल हुई और हम लोग का जो फ्लाइट था वही लास्ट फ्लाइट था। 12 बजे हम लोग वहाँ से निकले, फिर इस्तानबुल में आए हम लोग। इस्तानबुल में आके थोड़ा तसल्ली हुआ कि भाई वहाँ पे आने के बाद में, लेकिन क्या हो गया था, फ्लाइट डिले होने से जो 5 बजे निकलने वाली थी वो 12 बजे रात को निकली। तो हमारा जो इंडिया का कनेक्टिंग फ्लाइट था वो हम लोग का मिस हो गया था। तो उसके लिए हमको इस्तानबुल में 24 घंटा रुकना पड़ा एयरपोर्ट पे। वहाँ के एयरलाइंस ने, टर्की एयरलाइंस ने हम लोग को फूड सब डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट सब दिया हम लोग को। 24 घंटा हम लोग इस्तानबुल में थे। फिर वहाँ से हम लोग जब टर्की एयरलाइंस से जब हम लोग इंडिया के लिए बैठे तब जान में जान आई कि अभी हम लोग जा रहे हैं, पर यह भी था कि बस इंडिया तक हम लोग सुरक्षित पहुंच जाएं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी फैमिली के लिए भी और पूरे इजराइल के लिए जो मतलब यहाँ इस हादसे का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रे करेंगे कि वो लोग जल्दी से जल्दी ये मसला हल हो जाए और वहाँ शांति हो जाए। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि सुबह 6:30 बजे आपने बताया कि वहां पे सारी बॉम्बिंग हो रही थी। एक बार आखिरी में अगर आप समझा पाए कि एयर स्ट्राइक्स आपने एग्जैक्टली कितने रॉकेट्स लॉन्च होते देखे या किस तरीके की आवाजें, फायरिंग आपको सुनाई दे रही थी, कैसा उस वक्त मंजर था? क्योंकि ऑफकोर्स जिनके ऊपर बीत रही थी वो रो रहे थे, लेकिन तस्वीरें काफी ज्यादा भयानक थी। उस समय भी इंटरनेट था तो लोगों के पास फोन में भी एक्सेस हो रहा था कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है, जिसके से घबराहट काफी बड़ी थी। तो फुल एंड फाइनल अगर आप हमें बता पाए कि क्या मंजर था उस वक्त, कितनी घबराहट थी लोगों में? एक तो हम लोग सुबह 6:30 बजे सोए हुए थे, क्योंकि हम लोग 6 तारीख के दिन हमारे एक दोस्त के वहाँ डिनर की पार्टी थी, तो वहाँ से लेट आए थे। करीब 2 बजे रात को हम लोग घर आए थे होटल में। होटल आने के बाद हम लोग 3 बजे तक करीब सोए थे और सुबह 6:30 बजे इतना जोरदार धमाका हुआ कि ऐसे लगा कि बम अपनी बिल्डिंग पे गिरा हुआ, अपने होटल पे।
वो साउंड सुन के हम लोग सब घबरा के बाहर आए तो सायरन बज रहा था। होटल के जहाँ जो स्टाफ है सबको बंकर में जाने के लिए चिल्ला रहे थे जोर जोर से कि आप लोग जल्दी जाइए अंदर, ऐसा। तो वो और फिर बाहर जब थोड़ा कुछ साउंड कम होता था बम्स का, मिसाइल्स का, तो हम लोग बाहर आते थे थोड़ी देर के लिए, देखते थे, फिर वापस से साउंड चालू हो गया। ऊपर देख रहे हैं धुआं और मिसाइल्स चल रही हैं, सब वो देखा है हम लोगों ने। तो मतलब क्या बताऊं, अभी बोलते भी नहीं जा रहा है मेरे से। कितनी गाड़ियां देखी होंगी आपने रास्ते में? लगभग कम से कम 7-8 गाड़ी तो हम लोगों ने देखी है रास्ते में। और गड्ढे, मतलब मिसाइल से जो गड्ढे होते हैं ना, बड़े बड़े भयानक गड्ढे, वो हम लोगों ने देखे हैं। मतलब कि अभी भगवान ऐसा मंजर किसी को ना दिखाए, बस यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे बात करने का। तो गिरीश विश्व जी ने बताया है साफ तौर पर कि मंजर काफी ज्यादा भयानक और भयावह था और स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाएं की जा सकती हैं कि अमन और शांति उन इलाकों में पहुंचे जहां पर मासूम लोग फिलहाल महफूज नजर नहीं आ रहे। प्रवीण नागावकर के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से।